हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर शो, जिसमें आज हमारा मोटिवेशनल कोटेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यस फ्रेंड्स, आपको ये हर किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आप मेहनत कर रहे हो। आपको मेहनत इतने जी जान से करने होते हैं कि आपकी कामयाबी ही लोगों को आपके मेहनत के बारे में बता दे, यानी आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश में 11 साल में करीब 88,000 लोगों पर हुए अध्ययन में सामने आया है कि वायु प्रदूषण में ज्यादा देर तक रहने के कारण इंसानों में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो किस देश में लगभग 11 सालों तक रिसर्च चला है और कुल 88,000 लोगों पर रिसर्च किया गया है, और इसमें यह सामने आया है कि अगर लोग वायु प्रदूषण में यानी एयर पोल्यूशन में ज्यादा देर तक रहते हैं तो उनमें डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये रिसर्च हुआ है चीन में, और यहाँ रिसर्च हुआ है कि अगर PM 2.5, ये आप ध्यान रखना, PM 2.5 एयर पोल्यूशन में ज्यादा देर तक अगर रहते हैं तो उनको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस IIT के छात्र ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है। तो नकली नोटों को अब पता लगाया जा सकता है, ऐसा एक स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया गया है। तो आपको यह बताना है कि वह किस IIT के स्टूडेंट ने डेवलप किया है। तो किस IIT के स्टूडेंट ने डेवलप किया है, वो है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है। ठीक है, और ये कोड जो नोट के आगे और पीछे जो पोर्शंस होते हैं, इसमें टोटल 25 ऐसे फीचर्स को पता करेंगे और उनको जांच के ये बताएंगे कि वो नोट नकली है या असली। अगला क्वेश्चन है कि चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन और किस देश ने संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो JF-17 लड़ाकू विमान, आपको यह बताना है कि JF-17 लड़ाकू विमान किस दो देश ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। एक तो है चीन और दूसरा कौन है, दूसरा है पाकिस्तान। JF-17 लड़ाकू विमान, तो पाकिस्तान और चीन इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है, और चीनी मीडिया से ये पता चला है कि ये लोग अब इस विमान को अपग्रेड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर SKF की भारतीय यूनिट के चेयरमैन राकेश मखीजा को कितने साल के लिए गैर कार्यकारी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया है। किसने बनाया है, एक्सिस बैंक ने। किसको, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर SKF के भारतीय यूनिट के चेयरमैन कौन है, ये है राकेश मखीजा। इनको कितने साल के लिए गैर कार्यकारी पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यह है टोटल 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इनको एक्सिस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में करीब 5,000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है, जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं। यानी पुरातत्वविदों ने हाल ही में अभी किसी एक राज्य में 5,000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है। वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है गुजरात। तो पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ में करीब 5,000 साल पुराना कब्रगाह की खोज की है, और इसमें 250 कब्रें हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि यह कब्रगाह हड़प्पा कालीन हो सकता है, क्योंकि जो कब्र का शेप है वो आयताकार है, और हड़प्पा काल में भी आयताकार शेप हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सहित 45 देशों ने किस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ 45 ऐसे देश हैं जिसने इस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। वो कौन सा विमान है, वो है बोइंग 737 मैक्स 8। बोइंग 737 मैक्स 8। तो इथोपियन एयरलाइंस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद भारत ने यह फैसला लिया है कि बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को प्रतिबंधित कर दिया जाए, और इसके साथ ही लगभग 45 देशों ने यह फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, मिजोरम का पहला लोकायुक्त ये है C लाल सावता। सेवानिवृत्त भारतीय IAS हैं ये,
सी लाल सावता, इनको 11 मार्च 2019 को मिजोरम के नवगठित लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण दी गई है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है राज्यपाल वहां के? मिजोरम के जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है जिनसे सैनिकों के अस्पताल पहुंचने तक जीवन रक्षा में लाभ हो सकता है? तो किस संगठन ने ऐसा युद्धकालीन दवाओं का एक श्रृंखला तैयार किया है जिससे सैनिकों के अस्पताल पहुंचने तक उनमें रक्षा उनकी की जा सकी? तो ये कौन से संस्था ने किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने कुछ ऐसे दवाओं का एक श्रृंखला तैयार किया है। इन दवाओं की सहायता से गोल्डन आवर, ठीक है, गोल्डन आवर को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक सैनिक अस्पताल में नहीं पहुंचाया जा सके। तो गोल्डन आवर किसको कहते हैं? गोल्डन आवर कहते हैं जब तक सैनिकों को किसी भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं, तो उस वक्त का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, ताकि वो ज्यादा देर तक जीवित रह सके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 बार मुफ्त दूध दिया जाएगा? तो कौन से शहर में ये शुरू किया गया है? ये किया गया उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? किस राज्य में, सॉरी शहर नहीं, किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। और इसमें यह कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 100 ml दूध दिया जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन है कि देश में मौजूद किस आईआईटी के लिए मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा स्पार्क योजना के तहत 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से आईआईटी के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा किस योजना के तहत? स्पार्क योजना के तहत 7 अनुसंधान प्रस्तावों को चयनित किया गया है। तो वो है आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। आईआईटी मंडी के लिए 7 अनुसंधान विकास मंत्रालय के द्वारा 7 योजना का 7 कार्यक्रमों का चयन किया गया है, 7 प्रस्तावों का। ठीक है, किस योजना के तहत? स्पार्क योजना के तहत। स्पार्क का फुल फॉर्म आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? यह है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये होता है स्पार्क का फुल फॉर्म। और इसी के तहत 7 अनुसंधान प्रस्तावों का चयन किया गया है आईआईटी मंडी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हमसफर ट्रस्ट द्वारा एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए भारत का पहला एचआईवी उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ट्रस्ट है वो ट्रस्ट है हमसफर ट्रस्ट, जिसने एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए भारत का पहला एचआईवी उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यह है मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मार्च 2019 में बीजेडी पार्टी के लोकसभा टिकटों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33% कोटा का घोषणा किया है? तो महिलाओं का 33% कोटा होगा बीजेडी पार्टी में। अब बीजेडी पार्टी कौन सा है? बीजेडी पार्टी है आपका ओडिशा का पार्टी, बीजू जनता दल पार्टी। ठीक है, इसमें 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये है ओडिशा। अब आपको पता चल गया होगा कि बीजेडी पार्टी कहाँ की है। ये पार्टी है ओडिशा के, और ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? ये है नवीन पटनायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? किसको मिला है? ये मिला है अस्को जनरल इंश्योरेंस, अस्को जनरल इंश्योरेंस को उनके प्रासंगिक माइक्रो इंश्योरेंस उत्पाद ओला राइड इंश्योरेंस, ठीक है, एक उनका प्रोडक्ट था ओला राइड इंश्योरेंस के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है मार्च 2019 में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एएसआरबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए है एएसआरबी का। तो एएसआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आदित्य कुमार मिश्र को। किसको किया गया है? आदित्य कुमार मिश्र को।
अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना के तहत किस बैंक ने 14 फरवरी 2019 तक इस वित्तीय वर्ष में 2.69 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किया है? तो कौन सा वो योजना है, सॉरी कौन सा वो बैंक है जिसने मुद्रा योजना के तहत तकरीबन 2.69 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किया है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो बैंक है पीएनबी। कौन सा बैंक है? पीएनबी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ने इस वित्त वर्ष में 2019 में ऐसा रिपोर्ट जारी किया, वित्त वर्ष 18-19 में उन्होंने 2.69 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को ऋण स्वीकृति किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 को प्रसार भारती द्वारा कितने राज्य दूरदर्शन चैनल शुरू किए गए हैं? तो प्रसार भारती के द्वारा कुल 11 राज्य दूरदर्शन चैनल यानी राज्य डीडी चैनल शुरू किया गया है। ठीक है, और ये दूरदर्शन चैनल जो इसमें से 11 में से 5 जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सरकार की पहुंच लोगों तक पहुंचाना, दूर दूरस्थ तक पहुंचाना, क्योंकि ये फ्री चैनल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड सूचकांक 2018 के अनुसार भारत में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच 2022 में कितने प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 2022 तक ऑलमोस्ट 56.7% तक पहुंचने की उम्मीद है मोबाइल इंटरनेट। ये किसने रिलीज किया है? ये नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड सूचकांक, नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड ने ऐसा इंडेक्स जारी किया है कि 2022 तक ऑलमोस्ट 56.7% लोगों तक मोबाइल इंटरनेट पहुंच जाएगा। भारत में जो डाटा खपत है वो ऑलमोस्ट 72.6% से वार्षिक वृद्धि होता है, यानी हर साल 72.6% से वार्षिक वृद्धि हो रहा है अभी, और 2022 तक तो 56.7% तक जो मोबाइल इंटरनेट है वो लोगों तक पहुंच जाएंगे, और इसमें से जो ज्यादा योगदान होगा वो होगा 65 से 75% तक का वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2019 को फिनलैंड में हेलसिंकी में 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो 38वां जीबी बॉक्सिंग में किसको स्वर्ण पदक मिला? ये है कविंदर सिंह बिष्ट। कौन है? कविंदर सिंह बिष्ट। और ये जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट 38वां कहां हुआ? ये हुआ फिनलैंड में। कहां हुआ? फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार के चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों को दिया जाता है, और 2018 में किनको दिया गया? ये दिया गया प्रियंका दुबे को। प्रियंका दुबे जुड़ी हुई हैं बीबीसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का जो सेशन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसको मिला? ये मैन बुकर प्राइज नहीं है, ये है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 ये मिला है ओल्गा टोकारजुक को। किसको मिला है? ओल्गा टोकारजुक को। ओल्गा टोकारजुक। ओल्गा टोकारजुक, इनका जो बुक था वो था फ्लाइट्स। क्या नाम था इसका? फ्लाइट्स। ठीक है, फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकारजुक को क्या मिला? ये मिला मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ओल्गा पोलिश राइटर है। ठीक है, पोलिश यानी पोलैंड की है वो, और पहली ऐसी पोलैंड की हैं जिनको ये अवार्ड मिला मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। और इस बुक में जो लिखा गया है उसका अनुवादक कौन है? उसका इस उपन्यास का अनुवादक यानी ट्रांसलेटर कौन है? वो है जेनिफर क्रॉफ्ट। आप ये भी याद रखना क्योंकि दोनों को प्राइज दिया गया है। सॉरी, जेनिफर क्रॉफ्ट। नाम क्या है इनका? इनका नाम है जेनिफर क्रॉफ्ट। ठीक है, जेनिफर क्रॉफ्ट। तो जेनिफर क्रॉफ्ट है इस बुक की अनुवादक, और ओल्गा टोकारजुक इस बुक के राइटर हैं। तो इस अवार्ड के तहत, इस प्राइज के तहत दोनों को 25,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, ओल्गा को भी 25,000 पाउंड और अनुवादक यानी जेनिफर क्रॉफ्ट को भी 25,000 पाउंड राशि प्रदान किया गया है। अब देखो, अब यहां से आपको क्लियर एक रहना चाहिए कि 2017 में किसको मिला था। हो सकता है आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 2017 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो मिला था डेविड ग्रासमैन को, और किस चीज के लिए? ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार। ठीक है, उनका जो उपन्यास था उसका नाम था ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार। और कौन थे वो? वो थे
डेविड ग्रासमैन। अब यहां से मैंने आपको बताया कि ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों में अंतर है। तो मैन बुकर प्राइज भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैन बुकर प्राइज 2018 में किसको मिला है? तो 2018 में एन्ना बैन्स को मिला था, ठीक है। और किस चीज के लिए? तो मिल्कमैन के लिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको याद कर लो अभी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन्ना बैन्स किस चीज के लिए? तो मिल्कमैन के लिए मैन बुकर प्राइज, और ये है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।